हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट है, हमारा नहीं है, मोटिवेशनल जो सुविचार है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह ही आपको जलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आग जला के कूद जाइएगा उसमें और जल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं समाज में तो आपको सूर्य की तरह ही क्या करना पड़ेगा? निरंतर कर्म करना पड़ेगा। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको सही दिशा में निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं? अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और समाज के लिए कुछ काम करेंगे और समाज में सूर्य की तरह चमकते रहेंगे आप और आपका नाम। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट, संसद के बारे में पढ़ें। तो संसद की कंपोजिशन के बारे में पढ़ें, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें। उसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं और लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। और आगे पढ़ने से पहले जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर। और अगर स्पीकर न हो तो डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो राज्यसभा को हेड करते हैं, वो कौन होते हैं? चेयरमैन। और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वही क्या होते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। अगर वो नहीं हो तो डिप्टी चेयरमैन। उनके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? स्पीकर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो 18th लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव हुआ है, और उसके बाद बहुत बार जो स्पीकर का जो ऑफिस है, स्पीकर ऑफिस है, बहुत बार न्यूज में आ चुका है। ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है और न्यूज में भी आ गया है। हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक समझेंगे। कोई भी मतलब एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीकर करते क्या है। जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो करते क्या है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, उनका रोल क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके कार्य क्या है, इन सभी को हम समझेंगे। स्पीकर को किस तरीके से उनके पोस्ट से हटाया जाता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको किस तरीके से हटाया जाता है, उनको किस तरीके से चुना जाता है, एक एक करके समझते हैं। और आज के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में ही पढ़ते हैं, फिर बाद में जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, अब कुछ पढ़ने से पहले अभी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि न्यूज में था। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो स्पीकर का पोस्ट होता है ना, बहुत ज्यादा सम्माननीय होता है, बहुत ज्यादा इसकी डिग्निटी होती है, बहुत हायर पोस्ट होता है। कंट्री में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होते हैं कौन से होते हैं, पहले उसको समझ लीजिए। सबसे नंबर 1 पे कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। फिर तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? प्रधानमंत्री। फिर चौथे नंबर पे कौन आते हैं? गवर्नर। 5वें नंबर पे कौन आते हैं? जो पुराने राष्ट्रपति हैं, वह फॉर्मर प्रेसिडेंट। फिर 6ठे नंबर पे कौन आते हैं? जो आप कह सकते हो कि डिप्टी प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी है नहीं कोई पोस्ट उसका। ओके, अब उसके बाद 7वें नंबर पे 2 पोस्ट आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इतना सम्माननीय, उतना हाईएस्ट पोस्ट होता है, तो इनका कुछ कार्य होता है, उस कार्य को समझते हैं, इनकी कुछ शक्तियां होती हैं उनको समझते हैं, उनके कुछ नियम और कानून होते हैं, इनकी कुछ ड्यूटी है उसको समझते हैं, कि अपने जो पोस्ट है उसकी डिग्निटी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे पूरी लोकसभा को चलाते हैं। और लोकसभा
और राज्यसभा दोनों ही कंट्री के लिए क्या है, कंट्री के अच्छाई के लिए समय समय पर कानून बनाते रहते हैं। समझ में आ गया? पक्का? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्पीकर का पोस्ट है उसको समझने से पहले प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट को समझ लेते हैं, तब कुछ और समझते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? टेम्पररी स्पीकर। इनको कौन अपॉइंट करता है? सुनिएगा ध्यान से, इनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। चलिए, इनका अपॉइंटमेंट हो गया, इनको शपथ दिला दिया गया। इनका काम क्या है? जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है तो लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है, पहली जो सिटिंग होती है, उसमें जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जितने भी मेंबर इलेक्ट होकर आए हैं उनको क्या करते हैं यार, उनको शपथ दिलाते हैं। समझ में आ गया? जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। फिर जो नए स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाते हैं, इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट कराते हैं। जैसे ही नए स्पीकर का इलेक्शन कंप्लीट होता है और नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है वह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि नए स्पीकर आ गए, क्योंकि स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं रहता। अब आगे समझेंगे उसको क्यों। बात समझ में आ गई? पक्का? क्योंकि हाउस तो तभी चलेगा, लोकसभा का काम तभी चलेगा जब उस स्पीकर के कुर्सी पे, जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है, उस पर बैठेगा, तभी जब काम चलेगा, खाली छोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? पक्का? तो आपको समझ में आ गया स्पीकर का जो इलेक्शन होता है कैसे होता है। अब एक नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं और कौन स्पीकर बन सकता है। सिंपल सी बात, जो लोकसभा के मेंबर चुन के आए हैं वो क्या बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं। कोई भी जो जीता है वो बन जाएगा, उन्हीं में से कोई एक बनता है स्पीकर। पक्का? और कौन वोट करता है? वही जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं। और मैक्सिमम होता क्या है, जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसी पार्टी का जो मेंबर होता है वह लोकसभा का स्पीकर बनता है। क्या होता है, हर पार्टी चाहती है कि उसके मेंबर जो हैं, उसका जो मेंबर हो वही स्पीकर बने, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पावर और फंक्शन है, बहुत ज्यादा पावर है। आगे समझते हैं एक एक करके सब पार्टी से। अभी क्या है, कोलिशन का गवर्नमेंट है, बीजेपी का मेजोरिटी नहीं है, केवल 240 सीट्स है। चाहिए था कितना चाहिए था, 272 सीट चाहिए था, इसलिए एनडीए का गवर्नमेंट है इस समय। एनडीए के जो अदर पार्टी वाले हैं वो चाहते थे कि क्या उनके जो मेंबर हैं वह क्या बने, स्पीकर बने, क्योंकि उसके पास बहुत पावर होता है, किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड कर सकता है। बाद में भले वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाए, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए, परंतु किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, इतना ज्यादा पावर होता है। बात समझ में आ गई? इलेक्शन कैसे होता है समझ में आ गया? 100% नो प्रॉब्लम। चलिए अच्छी बात है, आपको इलेक्शन समझ में आ गया। अब इनका टेन्योर के बारे में समझते हैं, ये कब तक रह सकते हैं आपको पता है। अब हम लोग चलते हैं, अभी 18th लोकसभा का चल रहा है, अभी हम चलते हैं 17th लोकसभा। जब 17th लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो कौन स्पीकर चुने गए थे, ओम बिरला जी। और 17th लोकसभा 5 साल चला। तो यूजुअली क्या होता है, साधारणतः क्या होता है, जितने साल तक लोकसभा चलता है उतने साल तक इनकी लाइफ रहती है स्पीकर की। मतलब 17th लोकसभा तक 5 साल तक चला, 5 साल तक ओम बिरला जी क्या थे, स्पीकर थे। अभी जो 18th लोकसभा है जब तक चलेगा तब तक ये रहेंगे। अगर मान लीजिए, क्योंकि कोलिशन का गवर्नमेंट है, अगर जो गवर्नमेंट है मेजोरिटी में नहीं रही तो क्या होगा, गिर जाएगा, स्पीकर की पोस्ट से इनको हटना पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? और क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, स्पीकर कोई स्पीकर है मान लीजिए, और सडनली किसी कारणवश वह क्या हो जाए, वह लोकसभा का मेंबर न रहे, उस केस में क्या हो सकता है, उसको अपने स्पीकर के पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोकसभा का मेंबर हैं तभी आप स्पीकर बन सकते हैं। पक्का समझ में आ गया? दूसरा, वो खुद क्या कर दे, रिजाइन कर दे। अगर वो खुद रिजाइन करते हैं, अब एक क्वेश्चन आएगा,
वो जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र है, किसको देंगे? तो वो हमेशा डिप्टी जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनको देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, डिप्टी स्पीकर को क्या देंगे? अपना त्याग पत्र देंगे, रेजिग्नेशन लेटर देंगे। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? उनको लोकसभा में रिजोल्यूशन लाकर पास कर कर उनको हटा दिया जाए। पर इतना आसान नहीं है। आप जब भी स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा के अंदर, और ध्यान दीजिएगा केवल लोकसभा के अंदर ही ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है, तो राज्यसभा में लाने का मतलब ही नहीं है। पक्का? अगर आप स्पीकर को उनके पोस्ट से हटाना चाहते हैं तो आपको लोकसभा के अंदर रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा उनको हटाने के लिए। तो रिजोल्यूशन को लाने से पहले सबसे पहले उस रिजोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? 50 मेंबर, जो लोकसभा के 50 मेंबर, कम से कम 50 मेंबर उस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये जो स्पीकर वो अच्छा काम नहीं करे, इनको हटाओ। अगर वो 50 मेंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे तब जाके वो रिजोल्यूशन लोकसभा में आएगा। पर उससे पहले ध्यान दीजिएगा, उससे पहले 14 दिन का इनको एडवांस नोटिस दिया जाएगा। किसको? स्पीकर को। क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि आपको हटाया जा रहा है, तो स्पीकर आके बैठेंगे लोकसभा में, जो प्रोसीडिंग होगी उसमें बहस भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? परंतु जब इनको हटाने का रिजोल्यूशन चल रहा होगा लोकसभा में, उस समय लोकसभा को यह हेड नहीं कर सकते, मतलब प्रिसाइड नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्मल मेंबर की तरह बैठकर डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, पहले प्लेस पर भी कर सकते हैं, जब भी चाहे तब कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का? और हमारी आवाज के लिए हमें माफ करिएगा, हमारी आवाज अभी भी सही नहीं है, तो हमको माफ करिएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। भले हमको तकलीफ होगी पर हम आपको पढ़ाएंगे जरूर। बात समझ में आ गई? 100%? नो प्रॉब्लम। तो जब भी इनको हटाया जाता है लोकसभा से, मतलब इनको स्पीकर की पोस्ट से अगर जाएगा, कैसे हटाया जाएगा? आपको रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा लोकसभा के अंदर, उस रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि बस हटा दिया, सिंपल मेजोरिटी के साथ नहीं, स्पेशल मेजोरिटी के साथ। पूरे मेंबर का जो कितने लोकसभा मेंबर हैं? 543, ऑल मेंबर का जो मेजोरिटी होगी उसके थ्रू ही आप हटा सकते हैं। इनको पास कराकर स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराइए, तभी जाकर आप इनको हटा सकते हैं। बात समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम। और उस दौरान यह बहस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओके? नो प्रॉब्लम। इनको हटाया जा चुका, कैसे हटाया जा सकता है आप समझ गए, और कैसे त्याग पत्र दे सकते हैं, किसको त्याग पत्र देंगे ये भी समझ गए, और किस तरीके से ये स्पीकर नहीं रहेंगे, जैसे यह लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, स्पीकर नहीं रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जैसे लोकसभा डिसॉल्व होता है, क्या होता है? हर 5 साल पे लोकसभा का इलेक्शन होता है। अगर जैसे 70 तो लोकसभा था, 5 साल चला, 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ, 1 जून को इलेक्शन कंप्लीट हुआ, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। तो क्या हुआ? लोकसभा तो डिसॉल्व हो गया 18वीं लोकसभा इलेक्शन से पहले, परंतु जो स्पीकर का पोस्ट है वो खाली नहीं था। स्पीकर अभी भी अपने पोस्ट पर क्या हुए? जमे हुए थे अंगद की तरह। कब तक जमे रहेंगे? जब तक जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग ना हो जाए, तब तक। ध्यान दीजिएगा, जब पहली मीटिंग होती है उसी समय क्या करते हैं? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका पोस्ट खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जगह पे कौन आ जाता है? प्रोटेम स्पीकर आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? स्पीकर की जो कुर्सी होती है वो कभी खाली नहीं रहती है, भले लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। सॉरी, पक्का समझ में आ गया? अब हम समझते हैं जो लोकसभा के स्पीकर है उनका रोल क्या है, उनके पावर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो रोल, पावर, जो उनके रोल्स हैं, पावर्स हैं और फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, रोल्स, पावर्स एंड फंक्शन। सबसे पहली बात, यह लोकसभा के क्या होते हैं? हेड हैं। ही इज द हेड ऑफ द, ही और शी इज द हेड ऑफ द लोकसभा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। द फर्स्ट वीमेन
लोकसभा स्पीकर और सेकंड वीमेन लोकसभा स्पीकर कौन थी, उनका नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक कितनी वीमेन लोकसभा स्पीकर बन चुकी हैं उसको बताइएगा, और जो पहले लोकसभा स्पीकर थे उनका नाम क्या था वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के हेड होते हैं, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पूरे लोकसभा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया। और लोकसभा में जो मेंबर हैं उनके क्या है, उन लोकसभा के मेंबर को क्या मिलता है, कुछ पावर मिलता है लोकसभा के की तरफ से, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ शक्तियां हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं। इसको लोकसभा के मेंबर को, उसको सुरक्षा कौन प्रोवाइड करता है, उसका गार्जियन कौन है, तो जो स्पीकर होते हैं वही गार्जियन होते हैं किसके, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ध्यान दीजिएगा। ओके, राइट। तो सबसे पहली बात, ही or she is the head of Lok Sabha, LS, Lok Sabha, and the representative of Lok Sabha. समझ में आ गया। और he is the गार्डियन, किसका, गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस। ध्यान दीजिएगा, ऑफ द मेंबर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको जो पावर और प्रिविलेजेस मिले हैं लोकसभा से उसको क्या करते हैं, गार्डन करते हैं, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, गार्डियन है पक्का। और इवन जो पूरा लोकसभा है उसके भी गार्डियन है, इवन जो लोकसभा में जो कमेटी बनती है उसके भी गार्डियन। बात समझ में आ गई 100%, नो प्रॉब्लम। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, केवल मेंबर्स के नहीं, हाउस के भी है, हाउस के भी हैं, और जितनी भी कमेटीज बनती हैं उसके भी। ओके, कमिटीज, ऑल कमिटीज, राइट, पक्का। एक चीज तो हो गया। और जो इनका डिसीजन होगा किसी भी पार्लियामेंट्री मैटर में, पार्लियामेंट्री मैटर में जितने भी डिसीजन होंगे इनका डिसीजन फाइनल होगा। ध्यान दीजिए, जो भी ये डिसीजन लेंगे उनका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। ध्यान दीजिए, किसी भी पार्लियामेंट्री मैटर में। और ये लोकसभा के प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन है, प्रिंसिपल मतलब मुख्य स्पोक्स पर्सन है, इसको ध्यान दीजिएगा। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी भी कमेटीज होती हैं उसके भी, जितनी भी कमेटी होती है ध्यान दीजिएगा, जितनी भी कमेटीज होती हैं उसके भी ये क्या है, गार्डियन। ओके, नो प्रॉब्लम, डन। अब समझते हैं, जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर में डिसीजन होगा, जो भी स्पीकर डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा डिराइव इट पावर्स। अब आप कहां से, फ्रॉम वेयर। अभी हम आपको बता रहे हैं इनके पास जो इतना पावर होता है, जो इतने फंक्शंस हैं इनके पास, वो कहां से डिराइव करते हैं। कुछ तो जगह ऐसा होगा जहां से इनको इतना पावर मिलता होगा। समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा, कहां से मिलता है, 3 जगहों से मिलता है। ध्यान दीजिए, 3 जगहों से। कौन, सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है वो इनको देता है। ध्यान दीजिएगा, 3 जगह, 3 प्लेसेस से मिलता है इनको, 3 सोर्सेस से। फर्स्ट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां से इनको पावर मिलता है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस
ऑफ लोकसभा, हम एलएस लिख देते हैं, एलएस का मतलब लोकसभा समझ जाइएगा, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। यहां से इनको क्या मिलता है, पावर मिलता है, किसको, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, यही से अपने पावर को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, यही से पावर इनके पास आती है। आप समझ लीजिए, पूरे कंट्री में 7वां पोजीशन, 7वां रैंक है इनका, इनकी जो पोस्ट है बहुत ज्यादा हाई पोजीशन है उसका, हाई रैंक है, उसकी डिग्निटी होती है, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो पावर मिलता है वो कहां से डिराइव होता है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा होता है, वहां से रूल्स और नियम बनाए जाते हैं, उसी से वो डिराइव कर लेते हैं, और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन होता है वहां से अपना डिराइव कर लेते हैं पावर, समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पावर और ड्यूटीज जो हैं स्पीकर के, उसको देखते हैं, क्या पावर है, क्या ड्यूटी है, वो सब देखते हैं, करते क्या है उस कुर्सी पे बैठकर, उन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं, भाई करते क्या। अब आपको एक चीज पता है होना चाहिए, अगर स्पीकर का पोस्ट बनाया गया है और एक बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी दे दी गई है, तो करते क्या होंगे, सिंपल सी बात है, आप लोग कभी तो न्यूज देखे होंगे, न्यूज में जब बहस चल रहा होगा वो देखे होंगे, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ, लोकसभा के अंदर बैठकर, राज्यसभा के अंदर कुछ भी बोले जा रहा है, पेपर को फाड़ रहा है, इधर उधर चिल्ला रहा है, अगर ऐसे ही चिल्लाएंगे, ऐसे ही पेपर फाड़ के उड़ाएंगे, तो कैसे जो बिजनेस होगा कैसे चलेगा, अगर बिजनेस नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से, तो कंट्री के डेवलपमेंट कैसे होगा, लोगों की सुरक्षा कैसे होगी, लोगों की सुरक्षा के लिए तो पार्लियामेंट समय समय बुलाई जाती है कि आप पार्लियामेंट में बैठिए और लोगों के, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए बात करिए, और समय समय पे कानून लाइए, कानून को पास करवाइए, यही तो होता है, गवर्नमेंट ये करती है और अपोजिशन उस पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करता है, क्वेश्चन पूछता है, और गवर्नमेंट का काम है रिप्लाई करना। अगर कुछ कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इस सब काम को सुचारू रूप से चलवा सके, मतलब हाउस के अंदर पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके हाउस को। अगर हाउस में क्या है, शांति है और प्रॉपर तरीके से डिबेट चल रहा है, तभी जाके क्या हो सकता है, किसी भी बिल पर प्रॉपर तरीके से, किसी भी बिल पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है, और बिल पास हो सकता है, और लोगों की सुरक्षा के लिए काम आ सकता है। तो स्पीकर का काम यही होता है कि हाउस को क्या कर सके, हाउस में जो बिजनेस चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से चला सके, हाउस को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके, गॉट इट, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, एंड डेकोरम इन द, अगर हम मान लीजिए एमपी हैं लोकसभा के, हमने स्पीकर की बात नहीं सुनी, बार बार पेज फाड़ के उड़ाए जा रहे हैं, बिल को पास होने नहीं दे रहे, स्पीकर क्या कहेगा, एक बार वार्निंग देगा, दूसरी बार कहेगा टाटा बाय बाय, बाहर निकलो, डिस्क्वालीफाई हो गए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए, या पूरे सेशन के लिए, समझ रहे, और इतना पावर होता है इसके पास, स्पीकर के पास, क्यों, क्योंकि बिजनेस को प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चलाने का काम ही इनकी है, इनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अध्यक्ष की, जो लोकसभा के अध्यक्ष, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिएगा, और मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जो हमने बोला आपसे ना, आप लोगों से बताया आप लोगों को कि जो स्पीकर अपने पावर को कहां से डिराइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ऑफ द लोकसभा, इसी से डिराइव करता है, इन्हीं से पावर डिराइव करता है। अब इनको इंटरप्रेट कौन करेगा, कौन बताएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो ये नियम है, जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सही है, रूल ऑफ प्रोसीजर ये सही है, कौन बताएगा, तो स्पीकर बताएंगे, ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ अ
the provision of the constitution, the provision of the rules of procedure of Lok Sabha, the provision of conduct of business of Lok Sabha, the provision of parliamentary convention of Lok Sabha. समझ में आ गया? He is the final interpreter. पहले बताएंगे, यही है फाइनल. I'm sorry. He is the final interpreter of the provision within the Lok Sabha. और ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अंदर लोकसभा के बाहर नहीं, तो कौन से? वो जो तीनों प्रोविजन हमने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है? उसको बताने का, उसको समझाने का काम किसका है? स्पीकर का काम है. ध्यान दीजिएगा. कब? हाउस के अंदर. हाउस के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन को कौन इंटरप्रेट करता है? केवल और केवल कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट का काम है. गॉट इट? 100%? नो प्रॉब्लम. तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए ये क्या कर सकते, इनके पास इतना ही पावर है कि यह हाउस को एडजर्न भी करा सकते हैं. हाउस को एडजर्न भी करा सकते हैं. मतलब हाउस आया, हाउस लोकसभा के मेंबर आए, लोकसभा में कितने मेंबर, टोटल कितने मेंबर हैं? 543 मेंबर हैं. और आके 40 बैठ गए, बस केवल 40 आके बैठ गए, तो कैसे बिजनेस चला सकते हैं? क्यों? क्योंकि कोरम ही नहीं पूरा है. कोरम कितना होता है? जितने भी मेंबर होते हैं लोकसभा में, उसका 1/10 मतलब 10%, एक समझ कर सकते हो. 1/10 आप समझ सकते हो. थर्ड, अगर कोरम नहीं है हाउस का, अगर 1/10 मेंबर नहीं है, 543 का 1/10 कितना हो जाएगा? 54.3. और 55 मेंबर कम से कम रहने चाहिए लोकसभा में. अगर 55 मेंबर बैठे रहेंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो इतना पावर स्पीकर के पास है कि वो क्या करेंगे? हाउस को एडजर्न कर देंगे. मतलब उस दिन के लिए कहेंगे नहीं, अब हाउस नहीं चलेगा. समझ में आ गया? पक्का 100%? अगर कोरम नहीं है तो. ओके, कोरम का मतलब होता है 1/10 मेंबर होना चाहिए. ओके, मेंबर्स. तो लोकसभा में कितने मेंबर होने चाहिए? कम से कम. अब है कितना, इतना, इसका मतलब कितना होना चाहिए? लगभग 55 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे, तभी जाकर हाउस काम करेगा. नहीं तो इतना पावर इनके पास है कि वो हाउस को सस्पेंड कर सकते हैं. समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट है, अब कोई बिल आ गया लोकसभा के अंदर, समझिएगा, कोई बिल लोकसभा के अंदर आ गया, तो ये पहले ही जाके वोट नहीं करेंगे. जो स्पीकर हैं वो पहले ही जाकर खड़े होकर वोट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? उसको भी समझते हैं. अब कब वोट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, कब वोट करते हैं. पहली बात, क्यों वोट नहीं करते हैं? इनको इम्पार्शियल रखने के लिए, कि क्योंकि जो अक्सर बिल लाया जाता है और जो बिल पास होता है वो गवर्नमेंट द्वारा ही लाया जाता है. प्राइवेट मेंबर की बिल पास होने की जो संभावना होती है बहुत ही कम होती, बहुत ही कम होती, मतलब न के बराबर होती है. समझ गया? तो पहले व्यक्ति नहीं होंगे जो जाकर बिल के फेवर में या बिल के अगेंस्ट जाके वोट करेंगे. सबसे पहली बात, मान लीजिए लोकसभा में 500 मेंबर बैठे हैं, आउट ऑफ 543 500 मेंबर बैठे हैं, और 500 मेंबर जो में से 250 मेंबर ने बिल के फेवर में वोट दे दिया, मतलब बिल को पास कराना चाहते हैं, और 250 मेंबर बिल को पास नहीं कराना चाहते हैं. अब तो काम फंस गया, क्योंकि बराबर ही है जो बिल को पास भी कराना चाहते हैं, बराबर ही है जो बिल को पास नहीं कराना चाहते. 250 लोग पास कराना चाहते हैं, 250 लोग पास नहीं कराना चाहते. अब क्या, बिल तो अटक गया. तो उस डेडलॉक को सॉल्व कराने के लिए, जो फंसा हुआ मामला है उसको सॉल्व कराने के लिए कौन वोट करेगा? जो स्पीकर है. ऐसे वोट को क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट. ये क्यों करते हैं? जो डेडलॉक हो गया है लोकसभा के अंदर, जो आगे काम बढ़ नहीं रहा है, उसको रिजॉल्व कराने के लिए स्पीकर क्या करता है? वोट करता है एंड में. समझ में आ गया? गॉट इट? हाँ, ध्यान दीजिएगा. ही और सी डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस.
गॉट इट? ओके, नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए लोकसभा के अंदर बिल पास हो गया, राज्यसभा में कुछ चल रहा, अटक रहा है मामला, पर बिल पास कराना बहुत जरूरी है। तो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कहेंगे कि जल्दी जल्दी काम कराओ इसको, बिल को पास कराने के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, दोनों हाउस को बुला सकते हैं। अब दोनों हाउस आए, काम कब चलेगा? जब उस हाउस को कोई ना कोई हेड करे, कोई ना कोई लीड करे, कोई ना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है ज्वाइंट सिटिंग का? दोनों हाउस के ज्वाइंट सिटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? चेयरमैन होता है? नहीं, कौन होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। समझा क्या? स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ज्वाइंट सिटिंग को रिजॉल्व करना जरूरी है ना, क्यों? क्योंकि डेडलॉक फंसा हुआ है, बिल पास नहीं हो रहा है, ओके, फंसा पड़ा हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए प्रेसिडेंट जो है ये स्टेप लेते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग आ जाए, ओके, बैठ जाए, और उसको हेड जोन करता है वो स्पीकर करता है। और सीक्रेट जो मीटिंग होती है लोकसभा की मेंबर की जो सीक्रेट मीटिंग होती है, पहली बात, लोकसभा का लीडर कौन होता है? ओके, लोकसभा का लीडर जो प्रधानमंत्री होते हैं, और अपोजिशन के भी लीडर होते हैं जो होते हैं। इसमें लोकसभा का लीडर कौन है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और जो लोकसभा का अपोजिशन का लीडर कौन है? श्री राहुल गांधी। ओके, राहुल गांधी जी क्या है? अपोजिशन के लीडर है, और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो क्या है? पूरे हाउस के लीडर है। गॉट इट? पक्का? तो जब जो लीडर ऑफ द हाउस अगर स्पीकर से बोलता है सीक्रेट मीटिंग के लिए, मेंबर के साथ सीक्रेट मीटिंग के लिए, सीक्रेट मीटिंग का मतलब जो और लोग हैं वो नहीं प्रेजेंट हो, केवल वही प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको स्पीकर अलाउ करेंगे, चाहे गैलरी हो या कहीं पर भी। तो सीक्रेट मीटिंग कौन बुला सकता है? लोकसभा का। ओके, तो वह पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। ध्यान दीजिएगा, सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। किसके पास पावर होता है? स्पीकर के पास। बट जब लीडर ऑफ द हाउस कहेंगे तब। राइट? नो प्रॉब्लम, डन। अब नेक्स्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई बिल आ गया लोकसभा के अंदर, वह बिल मनी बिल है कि नहीं है उसको डिसाइड कौन करेगा? मान लीजिए मनी बिल के साथ क्या होता है, अगर मनी बिल है तो राज्यसभा का जो रोल होता है लगभग खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा रोल जो है वह लोकसभा के हाथ में ही आ जाता है, पूरा का पूरा पावर जो है लोकसभा के हाथ में आ जाता है, और मनी बिल को पास कराना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसकी डेफिनेटली लोकसभा में मेजोरिटी होगी, तो बिल को पास करा लेते हैं। तो कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है उसको कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, स्पीकर ऑफ द लोकसभा अगर किसी बिल को बोल दिए कि हाँ यही मनी बिल है, तो मनी बिल है, खत्म काम। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गया, बस कोई फॉर्मेलिटी के लिए गया राज्यसभा में। ओके, उसके बाद अपने आप प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ओके, तो किसी बिल को मनी बिल बताना या न बताना किसका काम है? वो स्पीकर का काम है, डिसाइड करना। ओके, समझ में आ गया? He decide whether bill is money bill or not. इनका डिसीजन फाइनल होता है, कोई बकवास नहीं। एक बार बोल दिया है तो है, नहीं है तो नहीं है, नो बकवास। ओके, अब किसी मेंबर का जो डिसक्वालिफिकेशन होता है, पूछा जाए किसी मेंबर को जो डिसक्वालीफाई किया जाता है कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के किसी मेंबर का डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड करता है कौन है? स्पीकर करता है। तो किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। परंतु 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसको भी डिसक्वालीफाई करेंगे
उसको जुडिशियल रिव्यू के उसको उसको उसके पास जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन खुला हुआ है, वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो डिसक्वालिफिकेशन का जो पावर होता है पूरा का पूरा किसके हाथ में होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, जो लोकसभा के एमपी हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। समझ में आ गया? वो एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, पूरे सेशन के लिए हो, कितने दिन के लिए हो, वो पूरा पूरा स्पीकर डिसाइड करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग पढ़े हुए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है, अगर उसके इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के यह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो होता है, ओके, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। मतलब जो लोकसभा का स्पीकर होगा, अगर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की बात है तो उसका जो चेयरमैन होगा ऑटोमेटिकली लोकसभा का स्पीकर वो चेयरमैन बन जाता है। वो होता है, उसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो। जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है कंट्री का, वही क्या बन जाता है? राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। ओके, जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, he or she appoints the chairman of all parliamentary committee। समझ में आ गया? चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी। और आपको पता है कुछ ऐसे पार्लियामेंट के कमेटी होते हैं जिसको खुद स्पीकर जो होते हैं वही हेड करते हैं, वही उसके चेयरमैन होते हैं। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। ओके, रूल्स कमेटी है और जनरल पर्पज कमेटी है। इसका चेयरमैन कौन होता है? इसके चेयरमैन स्पीकर होते हैं। हाँ, स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। समझ में आ गया? ये सब क्या है? स्पीकर की पावर और ड्यूटी है। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। कहां से डिराइव करते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ऑफ लोकसभा। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, समझ में आ गया? 100% वहीं से पावर और अपने ड्यूटी को डिराइव करते हैं। नो प्रॉब्लम। तो कितने हो गए लेवल? 11। ओके, अब हम समझते हैं, क्योंकि देखिए जो लोकसभा की स्पीकर का जो पोस्ट है उसकी अपनी डिग्निटी है, उसका पोजीशन बहुत हाई है, उसकी रैंक बहुत हाई है। तो स्पीकर के जो ऑफिस है, स्पीकर का जो ऑफिस है उसको क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया है उसी का मेंबर अगर स्पीकर बन गया और वो स्पीकर केवल और केवल गवर्नमेंट की बात सुन रहा है, अपोजिशन की बात ही नहीं सुन रहा है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। समझ आ रहा है? दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। तो क्या होना चाहिए? स्पीकर के जो ऑफिस होता है बहुत हाईएस्ट पोस्ट होता है, कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा भाग होता है उनका, इसलिए उनके जो ऑफिस होता है उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। पार्शियल नहीं होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट की ही बात सुनेंगे या हम अपोजिशन की ही बात सुनेंगे। जो सही है वो सही है। समझना क्या? इसलिए
जो स्पीकर का ऑफिस है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। कैसे हो सकता है उसको देखते हैं, कुछ तो होना चाहिए ना उनके ऑफिस को इंडिपेंडेंट, स्पीकर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। देखते हैं कुछ तो होना चाहिए, क्या है वो उसको समझ लेते हैं। ओके, स्पीकर मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, मतलब इम्पार्शियल। सबसे पहली बात, कैसे हो सकता है अगर किसी स्पीकर को जब चाहे तब कोई हटा दे। मान लीजिए स्पीकर ने प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी, तो इस प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, भैया आप आज निकल लो, आप अच्छे स्पीकर नहीं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। स्पीकर को हटाने के लिए क्या करते हैं, रिजोल्यूशन लाते हैं। ओके, और उस रिजोल्यूशन को कम से कम 50 लोग एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर 50 लोग एक्सेप्ट कर लिए ओके, उसके बाद उस रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना होता है। तो कोई ऐसा ही नहीं है कि पास करा लिए, बात समझ में, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कराना होता है, तब जाके स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो स्पीकर के पास क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसको सिक्योरिटी मिला हुआ है कि आप ऐसे ही नहीं हटा सकते हो। ओके, इसलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है। जो आप सही हो तो आपकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। ओके, ही इज प्रोवाइडेड विथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्यों, क्योंकि पता है अगर उनको हटाना है तो आपको रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के साथ लोकसभा में पास कराना पड़ेगा, तभी जाके हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। और स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना इतना हवा नहीं है। ओके, गॉट इट। अब ऐसा नहीं है जैसे कि मान लीजिए स्पीकर ने बात नहीं सुना किसी का, तो कह देंगे तुम्हारी सैलरी काट लेंगे, ऐसा तो है नहीं। ओके, जो उनको अलाउंस मिलता है, जो उनको उनका घर का खर्चा मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो काट लेंगे, अब तुमको कम मिलेगा क्योंकि तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। ओके, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो पूरा पार्लियामेंट डिसाइड करता है, वो चार्ज होता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ आ गया, इसलिए भी वहां से भी उनको क्या मिला, एक तरीके से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है। ओके, तो उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट and charged on the Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of India, CFI, Consolidated Fund of India। मतलब यहाँ से पैसा निकालने के लिए हर साल पार्लियामेंट में वोट की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ गया, पक्का 100%। तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है सैलरी एंड अलायंस, कोई अपोजिशन का पार्टी का मेंबर केवल नहीं, या तो कोई होम मिनिस्टर नहीं, या तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, या तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं। समझ में आ गया 100%। इसलिए उनको क्या है, सिक्योरिटी मिला हुआ है, तो क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, इम्पार्शियल रह सकते हैं, पक्का, जो कि बहुत जरूरी है, इतना हाईएस्ट पोस्ट है, बहुत जरूरी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए अगर वो कोई काम करते हैं हाउस के अंदर, उनको उनके काम का जो डिस्कशन है या क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है जब तक आप सब्सटेंटिव मोशन न लेकर आए। समझना क्या, ध्यान दीजिएगा, हिज वर्क्स एंड कंडक्ट, जो भी वो करते हैं, कैन नॉट बी डिस्कस, कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज कब, एक्सेप्ट ऑन द सब्सटेंटिव, अगर आपको उनके जो भी वो काम कर रहे हैं, ओके, ध्यान दीजिए, हिज और हर
जो भी वो काम कर रहे हैं या जो भी कुछ भी कर रहे हो, उनको डिस्कस आप नहीं कर सकते हो या क्रिटिसाइज्ड नहीं कर सकते हो। अगर वो करना है आपको तो कब कर सकते हो? सब्स्टेंटिव मोशन लाकर तभी कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? पक्का? और वो जो भी काम कर रहे हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहली बात ध्यान दीजिए, आप एक चीज आपको जानते ही हैं, कोई भी बिल या कुछ भी होता है पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, उसमें सबसे पहले वह वोट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इम्पार्शियल रखा गया। अगर पहले वोट करेंगे तो मे भी हो सकता है किसी का फेवर ले लें, तो बहुत से मेंबर उन्हीं के चक्कर में उसी तरफ वोट कर दें, क्योंकि सबको डर रहता है डिस्क्वालिफिकेशन का। बात समझ में आ रही है? हाँ, ध्यान दीजिएगा। He or she cannot vote at first instance. समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ वन, ही इज द आउट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो भी अगर वो काम करते हैं लोकसभा के अंदर, कुछ भी कर रहे हैं, तो वह कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। तो उनको कम से कम एक तो टेंशन नहीं रहेगा कि हम लोकसभा के अंदर एक काम कर रहे हैं तो फिर हमको जाके कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या रहेंगे? वह इंडिपेंडेंट रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। ही और सी आउट ऑफ द jurisdiction of any court. ओके, और उनके जो आपको पता है यार, जो उनका रैंक है वो 7th रैंक है पोजीशन के मामले में। हमने बता दिया कि जो फर्स्ट रैंक है प्रेसिडेंट का, सेकंड रैंक वाइस प्रेसिडेंट का, थर्ड रैंक है प्राइम मिनिस्टर का, 4th रैंक है किसा, गवर्नर का 5th रैंक है, मतलब फार्मर जो प्रेसिडेंट है उनका, 6th कौन है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा उनका, 7th जो होता है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, और द स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है। समझ में आ गया? ये सब है क्या? स्पीकर के इलेक्शन, टेन्योर, रोल, पावर, फंक्शंस, ये सब है उनकी ड्यूटीज। गॉट इट? तो इतना ज्यादा पावर ऑफ फंक्शन, इतना ज्यादा पावर ऑफ फंक्शन मिला हुआ है स्पीकर को, उनकी ड्यूटी क्या है सब समझ लिए। ये ऑफिस क्यों 7th रैंक रखता है कंट्री में? एक्चुअली 6th रैंक रखता है, क्योंकि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनका पोस्ट ही नहीं है, इसमें तो पोस्ट नहीं, तो इसका मतलब क्या है? 6th रैंक पर है। राइट? नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? आज आपको समझ में आ गया होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के अध्यक्ष है, उनके सब जो उनका काम है वो सब आपको समझ में आ गया, जो उनका ड्यूटी है वो सब समझ में आ गया होगा, जो उनका कार्य है वो सब समझ में आ गया होगा, जो उनका रोल है वो सब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड? और ध्यान दीजिएगा, केवल वही स्पीकर बन सकता है लोकसभा का जो लोकसभा का मेंबर हो। जैसे ही वो मेंबर नहीं रहा वो स्पीकर नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसको, पक्का? और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे। हम ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में बता चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।